नमस्कार बच्चों, वर्ड मीनिंग के लेक्चर में आज हम कुछ ईडियम्स को पढ़ेंगे, कुछ मुहावरों को पढ़ेंगे। ठीक है। ईडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। ईडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। तो कुछ मुहावरों को पढ़ेंगे। हमारा पहला जो मुहावरा है वो है गुड समैरिटन। ठीक है, गुड समैरिटन। ठीक है, गुड समैरिटन। ओके बेटा, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो मदद करे, हेल्प करे उन लोगों की जिनको वो नहीं जानता है। ठीक है, जैसे आप किसी एक अजनबी गरीब व्यक्ति को सर्दियों में अपने घर से कपड़े दे दो या फिर उसको कुछ नए कपड़े लाके दे दो जिससे वो ठंड से बच सके, कोई गरीब आदमी, तो आप गुड समैरिटन हो। गुड समैरिटन हो, ये लिखा हुआ है, देखो, समवन, एक ऐसा आदमी। समवन का मतलब कोई, जो हेल्प करता है स्ट्रेंजर्स की। बेटा, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, मतलब जिनको नहीं जानता है। यहां पे कहने का यह तात्पर्य है कि जो लोग चैरिटेबल पर्सन, जो लोग चैरिटी करते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम चैरिटेबल पर्सन बोलेंगे। जो लोग दानशील होते हैं, जो लोग परोपकारी होते हैं, जो लोग सेवा करते हैं, ठीक है, ओके, उनकी जिनको वो नहीं जानते हैं। आप फिर से मेरी बात को सुनना। मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों की मदद करूंगा, लेकिन मैं उनकी मदद करूं जिनको मैं नहीं जानता हूं, इसका मतलब मैं चैरिटी कर रहा हूं। बेटा, क्या कर रहा हूं? चैरिटी। ठीक है, चैरिटी का मतलब होता है सेवा करना। कई सारे एनजीओ होते हैं ना, समाज सेवी संस्थाएं होती हैं, वो सब चैरिटी करती हैं। वो सब क्या करती हैं बेटा? चैरिटी करती हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको बता ही देता हूं। ठीक है, जैसे एक वर्ड होता है जेंटल मैन। आपने सुना होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों। अब ये जेंटलमैन में मैन का मतलब होता है आदमी और जेंटल का मतलब होता है सज्जन। तो सज्जन आदमी मतलब जेंटलमैन। अब ये सज्जन की परिभाषा क्या है बेटा? सज्जन आदमी का मतलब होता है अच्छा आदमी, जो परोपकारी हो, ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, हर चीज में अपना कर्तव्य निभाता हो और एक अच्छा इंसान हो, उसे हम जेंटलमैन बोलते हैं। बेटा, ये जो जेन है ना, GEN, जो GEN है, इससे कई सारे वर्ड बने हुए हैं। ठीक है, इसमें चलो मैं बता देता हूं कुछ वर्ड्स। जैसे देखो, आप जीनस, आप इसको जीनियस बोलते हो ना, जीनियस बोलते हो, बहुत ज्यादा जीनियस है। जीनियस का मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। इसका मतलब ये है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। जीनियस को हम बोलते हैं इंटेलिजेंट। एक्चुअली एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट जो होता है ना, उसको हम जीनियस बोलते हैं। एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट को हम जीनियस बोलते हैं, जो इंटेलिजेंट हो। ठीक है, उन्हें बोलते क्या इंटेलिजेंट आदमी है, मतलब बहुत ज्यादा। देखो, तो GEN वर्ड लगा है ना, यही जेंटल वाला। ठीक है, अब देखो बेटा, इंटेल है ना, तो इंटेल में आप इंटेलिजेंट है ना, इसका रूट वर्ड होता है बेटा इंटेल। इंटेल का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी रॉ है, IB है, CBI है, ये इंटेलिजेंट की जगह पे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि इंटेल का मतलब होता है जानकारी। और बेटा, इंटेल का मतलब जानकारी नहीं, सटीक और सही जानकारी। तो जिस आदमी के पास सटीक और सही जानकारी होती है उसे हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, और भरपूर मात्रा में हो तो उसे हम जीनियस बोल देते हैं। ही इज अ जीनियस। ठीक है, समझ आ गई बात? जीनियस के बाद एक और वर्ड होता है जो GEN से होता है। ठीक है, वो होता है जेन्युइन। GENUINE, जेन्युइन। ठीक है, GENUINE। अब बेटा देखो, जेन्युइन पता है किसको बोलते हैं? सच्चे इंसान को, सच्चा, ट्रू। ठीक है, अगर आप कभी मार्केट से कोई सामान लाते हो, कूलर लाते हो, आप किसी अच्छी कंपनी का लाओगे तो बोलोगे ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, ये सच्चा प्रोडक्ट है। ठीक है, बिलीवेबल है, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। बजाज का लाओ, आप लोकल कूलर ले आओगे तो कहोगे कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं है। जेन्युइन का मतलब, जैसे हमने बोलते मेरा दोस्त मित्र है वो बहुत ही जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब जो वो बोलता है वही है। ऐसा नहीं, कई लोग बोलते कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और सोच रहे हैं। तो जेन्युइन का मतलब होता है सच्चा आदमी। ठीक है, तो देखो ये भी GEN से बना हुआ है। तो जेंटल हुआ, जेन्युइन हुआ, जीनियस हुआ,
हाँ, इन सब का एक ही मतलब होता, मतलब मिले जुले मतलब होते हैं, पॉजिटिव मतलब होता है इनका, एक तो नहीं लेकिन मिले जुले मतलब होते हैं। एक वर्ड इनसे आता है जेनरस। बेटा जेनरस का मतलब होता है चैरिटेबल। जेनरस का मतलब होता है चैरिटेबल। वह इंसान जो दान पुण्य करे, वह इंसान जो लोगों की सेवा करे, वह इंसान जो बड़े दिल वाला हो। भाई आप 50,000 रुपए कमाते हो, अब आप 5,000 रुपए अगर लोगों की सेवा में लगा रहे हो, इसका मतलब आपका दिल बड़ा है। नहीं बोलते जो दान पुण्य करते हैं उनका दिल बड़ा होता है। तो जेनरस लोग और चैरिटेबल लोगों का दिल बड़ा होता है। और जेनरस को आप ऐसे पहचान सकते हो, इसमें जीईएन आता है। तो अधिकतर वर्ड 90% इंग्लिश में जीईएन से पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, अच्छा मीनिंग देते हैं। जेनरस हो गया और चैरिटेबल। आशा है आपको चैरिटेबल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनो, तो अब गुड सैमरिटन में आ जाओ। बेटा जो सैमरिटन है ना, इस वर्ड को मैं बता देता हूं जिससे आप ईडीएम को पहचान पाओगे। गुड सैमरिटन वर्ड है, अगर आपके पास आया, क्योंकि आपको 800,000 ईडीएम होने पे कंफ्यूजन हो जाएगा। बेटा एक सैमरिटा थी, जो सैमरिटा है ना, सैमरिटा, वो जीसस जो होते हैं ना, जीसस मतलब एक तरीके ईसाइयों के जो देवता, ठीक है, तो उनकी एक सेविका थी, ठीक है, उनकी एक दूत थी जो लोगों की सेवा करती थी, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि उनके नाम पे कई नर्सों ने उनका अपना नाम रखा। कई नर्स हैं, जो नर्स क्या करती है बेटा, गरीब वो बीमार लोगों की सेवा ही तो करती है। तो कई नर्सों को सैमरिटा सैमरिटा कहा जाने लगा। तो सैमरिटा का मतलब हो गया सेविका, ठीक है। गुड सैमरिटन का मतलब हो गया अच्छी सेविका। अगर धोखे से, सेविका तो अच्छी ही होगी, लेकिन अगर धोखे से आपको एग्जाम में बैड सैमरिटन आ जाए तो इसका मतलब समझ लेना खराब आदमी। लेकिन बहुत कम चांसेस है आएगा, ईडीएम है हालांकि, लेकिन जो सैमरिटा और सैमरिटन है वो आप उनके लिए बोलते हो जो अच्छे लोग होते हैं। जैसे आप सम्मान में कई बार नहीं लोग बोलते हो लोगों को बाबूजी, अरे सिंह साहब, तो ऐसे ही सैमरिटा बोला जाता था। वहां पे नर्सों को सैमरिटा पुकारा जाने लगा, क्योंकि वो जीसस, सैमरिटा जो थी वो जो जीसस थे, ठीक है, ईसाइयों के भगवान जो, वो जीसस की सेविका थी। मतलब जीसस की सेविका जो लोगों की सेविका करती, वो सेवा करती थी। तो वहां से ये वर्ड आया है। आशा है आप समझ गए होंगे। तो गुड सैमरिटन में आपको याद रखना है सैमरिटा को। किसको याद रखना है? सैमरिटा को। सैमरिटा एक बहुत ही ज्यादा अच्छी सेविका थी, और उन्हीं के वर्ड पे फिर ये वर्ड बन गया जिसमें सेवक लोगों को गुड सैमरिटन बोला जाने लगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं हॉब्सन्स चॉइस पे। हॉब्सन्स चॉइस बेटा क्या है, देखो, एक इंसान था हॉब्सन नाम का, इंग्लैंड में एक व्यापारी था, ठीक है। उसका एक अस्तबल था, ठीक है, बहुत बड़ा, जिसमें वो घोड़े बेचता था। तो उस अस्तबल में क्या है, यहां से एंट्री होती थी लोगों की। तो वो ये कहता था कि जो ये घोड़े रखे हुए ना आपके सामने यहां साइड में, इन घोड़ों में से अगर आपको कोई घोड़े लेने हो तो ले लो, वरना आप चले जाओ। फिर से ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा अस्तबल था, तो घोड़े तो बहुत जगह पे रखे थे उसके यहाँ, बहुत सारे बैरक्स बने हुए थे, ठीक है, बहुत सारे बैरक्स बने हुए थे। लेकिन जब भी कोई घोड़ा खरीदने आता था तो वो केवल एक ही बैरक के घोड़ों को ऑफर करता था कि ये लेना हो तो लो, वरना जाओ, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी उसके यहाँ पे घोड़े थे, तो इन सारे घोड़ों में से जो बूढ़े घोड़े हो जाते थे ना, घोड़े थोड़े बूढ़े हो गए, खराब हो गए, तो उनको वो इन अस्तबल में रख देता था, इस बैरक में। तो लोग क्या करते थे, लोग ये कहने लगे कि ये तो हॉब्सन्स की चॉइस है, मतलब अच्छे घोड़े वो नहीं देगा, जो खराब है वो दे देगा। आपको बता देता हूं आप हॉब्सन्स चॉइस कहां पे यूज करते हो। आप नोट है ना, जैसे किसी के पास जैसे मान लो 10-10 के 5-6 नोट हैं, अब वो उसको कुछ खरीदना होगा तो देगा ना, तो उस अच्छे नोट रख लेगा, खराब नोट दे देगा। हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है नो अल्टरनेटिव, कोई दूसरा विकल्प नहीं होना। विकल्प, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, और नो का मतलब नहीं। अब चीन हमारी सीमा के अंदर आ गया है और आगे आता जाएगा, तो हमारे पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब वी विल, मतलब हम एक हॉब्सन्स चॉइस की स्टेज में रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इधर पे, अ चॉइस ऑफ टेकिंग, एक ऐसी चॉइस जिसमें ले जाओ व्हाट इज अवेलेबल, ठीक है, और नथिंग एट ऑल।
एक ऐसी चॉइस जिसमें आप चीजें ले जाओ जो अवेलेबल हैं, जो चीजें अवेलेबल हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं ले जाओ। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूं। सबसे बढ़िया चीज, आप शादियों में जाते हो, बफर सिस्टम होता है, बफर सिस्टम। बेटा उसको बफर सिस्टम नहीं, बुफेट बोलते हैं, बुफेट। बुफेट का मतलब होता है कॉमन फीस्ट। कॉमन फीस्ट, फीस्ट का मतलब खाना, भोज का आयोजन कराया जाना। और कॉमन, सार्वजनिक भोजन का जब आयोजन कराया जाता है तो उसे बुफेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, जब आप बफर सिस्टम में जाते हो, वही बुफेट में, ठीक है, तो वहां पे अगर आप रात्रि में थोड़ा लेट पहुंच गए, स्टार्टिंग में पहुंचोगे आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप लेट पहुंचे, जब खाना खत्म होने वाला होगा, तो उसमें 30 आइटम थे, आखिरी में आपको हो सकता है 7-8 आइटम मिले। तो मतलब जो बचा खुचा है वो खा लो, वरना नहीं खाओ। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप उसे हॉब्सन्स चॉइस बोलोगे। क्या बोलोगे? हॉब्सन्स चॉइस। कई बार क्या होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं हूं, कई बार सब्जी लेने आप जाओगे तो सब्जी वाली क्या है, नीचे कैरेट्स रखे होते हैं, इनमें बहुत ताजी सब्जी होती है, और वो ऊपर क्या करे रहते हैं, थोड़ी जो पुरानी सब्जी है ना उसको रखे रहते हैं। तो पुरानी सब्जी में वो इसको मिक्स करते जाते हैं, तो आपको देखने से ऊपर ऊपर जो है ऐसा लगेगा कि वो ताजी सब्जी है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है। तो जो अच्छी सब्जी है उसको कैरेट में नीचे रखे रहेंगे, उसको मिक्स करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और पुरानी सब्जी के साथ बेचते जाएंगे। तो हमारे लिए क्या है, ठेले पे हम जाएंगे तो हमें सब्जी तो ठेले से ही लेनी है, कैरेट से थोड़े ना उठानी है। कैरेट तो कई बार थोड़ा सा पीछे रख देते हैं छिपा के। तो मतलब है कि जो चीज अवेलेबल है वो ले लो, वरना कुछ मत लो। इसका मतलब होता है हॉब्सन्स चॉइस। आपको इतने एग्जांपल दे दिए, समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है, इनको हम सेंटेंस में यूज करेंगे। ये जस्ट एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, मतलब एक थोड़ा सा हिस्सा है मेरे पढ़ाने का। मैं किसी भी ईडियम को बिना एग्जाम्पल्स के नहीं छोड़ूंगा, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स कराऊंगा जिससे आपको सेंटेंस में यूज करना आएगा। अभी जस्ट पहली क्लास है ये ईडियम की। नेक्स्ट है हमारा होल्ड आउट एंड ऑलिव ब्रांच। अब बेटा ऑलिव का मतलब क्या होता है? अगर आपने कभी कबूतर, ऐसे कबूतर होता है भाई, समझ लेना है, ये कबूतर है, बैल बन गया, कबूतर है ये, कबूतर, ठीक है। कबूतर को आपने मुंह में एक ऐसी पत्ती लगी हुई देखी होगी, सफेद कबूतर को ऐसी पत्ती लगी देखी होगी, ठीक है, साथ में एक चिट्ठी भी होती है। तो जो पत्ती लगी होती है ना और चिट्ठी सफेद कबूतर में, तो पत्ती जो होती है ना वो एक ऐसी, देखो आपने कभी कभी ऐसे भी देखा होगा, ये जो ब्रांच होती है ना, ये जो झाड़ी का टुकड़ा होता है, इसे ये होता है ऑलिव, ठीक है, ऑलिव ऑयल आप खाते हो। इसका मतलब होता है शांति का संदेश पहुंचाना। तो सफेद कबूतर के मुंह में अगर ऑलिव ब्रांच है तो इसका मतलब होता है शांति का संदेश देना। अब युद्ध चल रहा है, अब कोई देश नहीं जीत पा रहा है मान लो, या फिर कोई राजा नहीं जीत पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो फिर संधि का रास्ता अपनाएगा और वो युद्ध विराम के लिए आग्रह करेगा, तो वो ऑलिव ब्रांच को लहराएगा। समझ आ गई बात? हाँ, तो ऑलिव ब्रांच सिंबल होता है बीच युद्ध को रोक के शांति स्थापित करने के लिए। तो ऑफर ऑफ पीस, शांति की स्थापना। क्या बेटा? शांति की स्थापना, ठीक है। ऑलिव, आपको बस इसको याद रखना है बेटा। हर एक ईडियम में एक कीवर्ड होता है, एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड का मतलब मुख्य शब्द, उससे आप ईडियम को सीधा सीधा पूरा याद कर लो, ठीक है। तो होल्ड आउट, होल्ड का मतलब पकड़ना, और आउट मतलब पकड़ के बाहर आना या लहराना, कि भैया हमें नहीं लड़ना, अब हमसे ना रहा जा रहा, अब हम नहीं सह पाएंगे, शांति की स्थापना कीजिए, संधि के, अब बातचीत का मार्ग अपनाइए, हम नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसे होल्ड मतलब पकड़ के बाहर आना। होल्ड आउट लिखा हुआ है ना, एन ऑलिव ब्रांच, ठीक है, शांति की स्थापना मतलब शांति के लिए अपील करना बीच युद्ध में। जब झगड़ा चल रहा हो तभी तो शांति होगी, ठीक है भैया, ओके। नेक्स्ट है आपका फूल्स एरेंड। बेटा मैंने आपको ये वर्ड शायद पढ़ा दिया है, और ये वर्ड पढ़ाते टाइम मैंने इसके दो मतलब बताए थे। एक तो आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो, एक ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जिस बिजनेस में आपको रिस्क हो, हार्ड वर्क हो, कंसिस्टेंसी हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर किसी काम में हैं तो आप उसे अंडरटेकिंग बोलोगे। अंडरटेकिंग इज अ बिजनेस दैट इन्वॉल्व रिस्क एज वेल एज स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्क, ठीक है, ओके। अब अगर आप दूसरे अंडरटेकिंग की बात बोलो तो मैंने ये बोला था कोई काम होता है ना, छोटा काम, उसके लिए भी अंडरटेकिंग बोलते हैं।
जैसे आपको पापा ने बोला बाजार से सब्जी ले आओ, ठीक है, अब मैं आपको फोन करूं, हाँ भैया आ जाओ, नो 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 नो, आई हैव एन अंडरटेकिंग, मेरे पापा ने मुझे एक काम दिया है। तो आप जो छोटे छोटे काम दिन में करते हो ना, उनके लिए आप अंडरटेकिंग वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अंडरटेकिंग वर्ड का समझ में आ गया आपको मतलब। देखो बेटा, मैंने यहां पे एक और वर्ड पढ़ाया था आपको पुराने उसमें, एक एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइज का मतलब मैंने बताया था PRISE, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है अंडरटेकिंग, ठीक है। इसमें हम उन बिजनेस को लेते हैं, आप कोई ऐसा बिजनेस करने जा रहे हो जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो और कड़ी मेहनत इन्वॉल्व हो। तो रिस्क और कड़ी मेहनत इन्वॉल्व होगी तो आप कहोगे इट इज एन एंटरप्राइज। कई बार आपको ये दुकानों पे शटर पे लिखा दिख जाता होगा कि ऐसे वर्माज एंटरप्राइज, शर्माज एंटरप्राइज, यादव्स एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो और कड़ी मेहनत हो। अब मैं अगर बोलूं जैसे ही इज एन, बेटा ये ई है, ठीक है, सॉरी ये ई है बेटा, ठीक है, एंटरप्राइजिंग बॉय। अब इंग्लिश है बेटा, इसको समझना, ठीक है। वह एक एंटरप्राइजिंग लड़का है। इसका मतलब क्या, लड़का बिजनेस हो जाएगा? इसका मतलब क्या बेटा, लड़का बिजनेस हो जाएगा? नहीं, एंटरप्राइजिंग का मतलब मेहनती एवं रिस्क लेने वाला लड़का है। आप समझ गए हो ना? तो ये इंग्लिश है, इसको आप फील कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे हिंदी में डायरेक्ट याद करके समझ नहीं सकते। तो मैं अंडरटेकिंग से आपको एंटरप्राइज समझाने लगा, फिर एंटरप्राइज से मैंने एंटरप्राइजिंग बॉय समझा दिया। तो एंटरप्राइजिंग बॉय का मतलब यहां पे ये नहीं है वो बिजनेस कर रहा है, धंधा करने वाला लड़का नहीं, मेहनती लड़का। क्योंकि एंटरप्राइज माने वो बिजनेस होता है जिसमें मेहनत और कड़ी मेहनत और रिस्क इन्वॉल्व हो, ठीक है। ओके, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया बात है। अब अंडरटेकिंग का मतलब यहां पे बेटा क्या है, छोटे मोटे काम करना। यहां पे अंडरटेकिंग का मतलब दूसरा है, ठीक है, जो मैंने आपको दूसरा वाला समझाया था, छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे काम करना। पापा ने बोला मार्केट से सब्जी ले आओ, ठीक है। फूल्स इरेंड, फूल का मतलब होता है मूर्ख, ये तो सबको पता होगा। इरेंड का मतलब होता है बेटा टास्क, इरेंड का मतलब होता है कार्य, ठीक है। अब फिर से बता देता हूं, आपके पापा ने बोला बेटा जाओ बाजार से दूध ले आओ, मैंने आपको फोन किया, ठीक है। मैं इरेंड का मतलब समझा रहा हूं आपको क्या होता है। मैंने आपको फोन किया, मैंने भाई कहां पे हो यार, घर आओ। ना 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 ना, आप मना कर दोगे। मैंने आपको बोला घर आओ, आप बोलोगे नहीं, आई हैव एन इरेंड, मेरे पास एक काम है। इरेंड का मतलब होता है बेटा एक शॉर्ट ट्रिप, एक छोटा सा काम, ठीक है। जैसे मम्मी ने बोला जाओ बेटा बाजार से सब्जी ले आओ, ठीक है, या फिर मेहरा साहब के यहां पे जाके सब्जी ले आओ। अब मैं आपको फोन करूंगा, आप बोलोगे आई हैव एन इरेंड। शादियां होती है ना, तो शादियों में कई सारे काम होते हैं, या फिर दिन में आप कई काम करते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो आई हैव अ लॉट ऑफ, ठीक है। वर्क होता है ना जो वर्क, तो यहां पे वर्क नहीं लगाते बेटा, वर्क तो अनकाउंटेबल होता है। इरेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ इरेंड्स का मतलब छोटे छोटे बहुत सारे काम है मेरे पास। बेटा वर्क के लिए तो आपको अ पीस ऑफ वर्क लगाना पड़ेगा, लेकिन इरेंड के लिए अ पीस ऑफ इरेंड नहीं लगाना पड़ेगा। छोटे छोटे काम बहुत ज्यादा हैं, तो आपके पास जब बहुत छोटे छोटे काम हो तो आप उनके लिए ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे भी यूज करते हैं इस वर्ड को, शी इज रनिंग इरेंड्स, वह दौड़ भाग के बहुत सारे काम निपटा रही है। शादी के टाइम पे नहीं लोग इधर से दौड़ते हैं एक काम, तो इरेंड का मतलब होता है काम बेटा। और मूर्ख आदमी जो कोई काम करेगा तो इसका मतलब वो काम यूजलेस होगा। तो ऐसे कह सकते हैं अ यूजलेस इरेंड, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, अ यूजलेस अंडरटेकिंग, क्योंकि अंडरटेकिंग का मतलब भी काम है, इरेंड का भी मतलब काम है। समझ में आ रही बात? तो इंग्लिश है, अलग अलग तरीके से आपको वो देते हैं चीजें, ठीक है भैया। फूल्स इरेंड का मतलब होता है अ यूजलेस अंडरटेकिंग, ठीक है। अब जैसे मान लो आपसे मैं बोलूं इरेंड ऑफ चैरिटी,
जो मैंने अभी आपको समझाया है। एरेंड ऑफ चैरिटी का मतलब क्या होगा बेटा? समाज सेवा का काम, समाज सेवा का काम। आई एम बिजी इन सम इरेंड्स ऑफ चैरिटी, इसका मतलब मैं कुछ चैरिटी और सेवा के कामों में लगा हुआ हूं। तो इरेंड का मतलब आपको समझ में आ गया बेटा? दोबारा मत भूलना। अरे भूलोगे तो हम 4 बार याद कराएंगे ना, है बार बार रिवीजन करेंगे हम, ठीक है? आप चिंता नहीं करो, ये सारे वर्ड्स पता नहीं कितने बार आने वाले हैं। सेंटेंस पे सेंटेंस, सेंटेंस पे सेंटेंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब 5वां ईडीएम है, फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। फिट टू होल्ड अ कैंडल टू समवन, ठीक है? ओके, इसका मतलब होता है मैच फॉर, ठीक है? या फिर इक्वल इन क्वांटिटी, या फिर इक्वल इन क्वांटिटी। मतलब यह है कि फिट टू होल्ड अ कैंडल टू आप वहां पे लगाओगे जहां पे लेवल बराबर हो। अभी आप कहां पे लगा सकते हो? इंडिया फिट्स टू होल्ड अ कैंडल टू चाइना इन वॉर, ठीक है? अभी होता क्या है, उनके 2500 सैनिक आते हैं, हमारे 2500 आ जाते हैं। वो 1 फाइटर जेट मंगाते हैं, हम 2 फाइटर जेट मंगाते हैं। वो 4 तोपे मंगाते हैं, हम 3 चिनूक को काम पे लगा देते हैं। अब वहां पे 20,000 लोग हैं, हमारे भी 20,000 लोग हैं, बराबरी चल रही है, बराबर, हाँ ठीक है। तो क्या है कि चीन और भारत जो है ना, चीन तो देखो बेटा आप ना ये वो देखना ध्यान से, ठीक है? आपको बहुत कुछ समझ आएगा, करंट के बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ये जो मैंने केस स्टडी डाली है, मैं आपको एक बात बता देता हूं, चीन किसी से भी नहीं लड़ा अभी। रशिया से तो लड़ नहीं सकता, रूस ऊपर है। वो जापान से लड़ सकता था, मलेशिया से लड़ सकता था। लड़ने को किसी से कोई भी देश लड़ सकता है, बहाना चाहिए, खुद पे अटैक करा लेगा। ऐसा हुआ है, जितने भी युद्ध हुए उनमें 70% युद्धों में अपने पे अटैक करा लेते हैं पहले से, फिर कहते हैं अरे सामने वाले ने अटैक किया और भिड़ जाते हैं युद्ध में। 70% युद्धों में आर्मी ऐसे ही गई है, इतिहास गवाह है। और इतिहास से ज्यादा सच्ची चीज कोई है नहीं, इतिहास से ज्यादा पावरफुल कोई चीज है नहीं, अजीत डोभाल साहब बोलते हैं। तो कहानी यह है बेटा, लड़ तो किसी से भी लेता, रूस को छोड़ के जापान से, मलेशिया से, कंबोडिया से, वियतनाम से, म्यांमार से, इंडिया से ही क्यों लड़ रहा है? क्योंकि इंडिया चाइना के बराबर है, ठीक है? इंडिया से लड़ेगा तो पूरी दुनिया का टेंशन जाएगा, ठीक है? और चीन के लोगों को भी डर लगेगा, क्योंकि इस बार वो इंडिया से लड़ रहे हैं। वो मासूम तिब्बतियंस जो थे ना, जिनको 8,000 को इन्होंने मारा था, जो वैसे ही बेचारे मासूम लोग होते हैं। चाइना ने जिंदगी में कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी अभी तक। आप पूरा इतिहास उठा के देख लो, चीन ने कोई लड़ाई, चीन ने किससे लड़ाई लड़ी? एक जिंजियांग स्टेट में। मतलब मैं एक 6 साल के बच्चे से लड़ाई लड़ूं तो चीन ने अभी कोई भी, ठीक है, प्रैक्टिकल वॉर नहीं लड़ा है, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूं, हमने लड़ा है, ठीक है? तो सीधी सी बात यह है कि चीन ओवर कॉन्फिडेंट है। बाकी चीजें आप केस स्टडी में देखना, भी मैं क्या बताऊं। अभी हम ईडीएम पे आते हैं। फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, तो मतलब चीन और इंडिया जो है अपनी बराबरी, एक दूसरे की बराबरी कर रहे हैं आर्मी वगैरह में, ठीक है? ओके। अब देखो ये वर्ड कहां से आया, ये सुन लो। पहले जो साइंटिस्ट होते थे ना, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, ठीक है, और जितने भी पुराने साइंटिस्ट हुए, ठीक है, लुई फिलिप्स वगैरह, तो ये जो साइंटिस्ट थे ना, जब ये पढ़ाई करते थे तो पहले लाइट तो थी नहीं, पहले ऐसे लाइट तो आती नहीं थी जैसे ये लाइट आती है। तो इनके साथ, और इनका काम क्या था, हैपेजार्ड मैनर में रहता था। बेटा हैपेजार्ड मैनर का मतलब इधर से उधर भागना। इनकी साइंटिस्ट क्या करेगा, पूरे पेपर बिखरे रहेंगे, तो पूरे पेपर बिखरे रहेंगे टेबलों पे, तो ये पेपर उठाएगा, फिर ये पेपर, फिर उधर दौड़ जाएगा, वहां से वो पेपर उठाएगा, फिर यहां से इसमें केमिकल डाल रहे हैं, किसमें, समझ रहे हो ना? साइंटिस्ट का काम ऐसे हैपेजार्ड मैनर में काम करते हैं, और बहुत तेज तेज उनका दिमाग चलता है। अब अंधेरा रहेगा तो क्या होगा, मोमबत्ती से काम चलता था। तो मोमबत्तियां कैसी रहती थी बेटा, ऐसी ऐसी मोमबत्तियां रहती थी। तो होता, बहुत सारी मोमबत्तियां लगी रहती थी, 10-10, और ये एक हैंडल रहता था। तो अब साइंटिस्ट थोड़े ना पकड़ेगा, उसका असिस्टेंट पकड़ेगा। तो साइंटिस्ट लोगों में क्या होता था कि उनका जो असिस्टेंट होता था, वो कैंडल पकड़ पकड़ के उनके साथ दौड़ता था, इधर से उधर दौड़ेगा, उधर से उधर दौड़ेगा, समझ रहे हो ना आप? ये कैंडल पकड़ के उनके साथ दौड़ेगा। मैं आपको ट्रू ओरिजिन बता रहा हूं, जहां से ये वर्ड आया, ये ईडीएम आया हुआ है, ठीक है? हर ईडीएम का मैं ट्रू ओरिजिन ही बताता हूं। तो क्या होता है, वो भी साथ में दौड़ेगा। अब जब वो साथ में दौड़ेगा, ठीक है, तो साइंटिस्ट देख पाएगा,
तो साइंटिस्ट जैसे वो पेपर खोजने गया तो वो भी साथ में चला गया, तो उसने उस पेपर को देखा। आप समझ रहे हो? तो जहां जहां साइंटिस्ट को रोशनी चाहिए वहां वहां दौड़ दौड़ के वो कैंडल ले जाएगा। अब वो कैंडल फिट टू होल्ड, फिट होना, होल्ड पकड़ने के लिए कैंडल को। अब फिट का मतलब क्या है? होल्ड समझ में आ गया, कैंडल समझ में आया, फिट। बेटा ये जो असिस्टेंट कोई भी साइंटिस्ट रखता था ना, तो किसी भी आम आदमी को नहीं रखता था। साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती थी कि असिस्टेंट भी मेरे बराबर दिमाग का होना चाहिए, तो असिस्टेंट भी उनके दिमाग के बराबर होना चाहिए, जीनियस होना चाहिए। आम आदमी को हम नहीं रखेंगे कैंडल पकड़ने के लिए। तो साइंटिस्ट लोग जो कैंडल पकड़ने के लिए लोगों को रखते थे ना, वो भी बहुत ज्ञानी होते थे। तो अगर साइंटिस्ट साहब कोई खोज कर रहे हैं और आपको कैंडल पकड़नी है तो आपको बहुत जीनियस होना पड़ेगा। मतलब साइंटिस्ट की जितनी जानकारी है, नॉलेज है, जितना दिमाग है, उतना दिमाग आपको भी चाहिए। तो असिस्टेंट को वो दिमागदार असिस्टेंट को ही लेते थे, आम आदमी को नहीं लेते थे। तो वही हो गया फिट टू होल्ड अ कैंडल टू का मतलब मैच फॉर, या फिर इक्वल इन क्वांटिटी, मतलब समान होना, लेवल में सेम होना, सेम लेवल होना। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये ईडियम समझ आ गए होंगे। कुछ सारे साइनोनिम एंटोनिम भी मैंने पढ़ाए हुए हैं। अब क्या है बेटा, ये कुछ नहीं है, ये टिप ऑफ एन आइसबर्ग है, मतलब छोटी सी शुरुआत है। मेन चीज होती है इनको सेंटेंस में यूज करना। तो इनको सेंटेंस में यूज करना मैं कई सारे सेंटेंसेस में यूज करके बताऊंगा। थैंक यू अभी के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वोकैब के लेक्चर में।